Good afternoon, friends. So now I will discuss question number 37. 37 डिस्कस करना था हमें, तो 37 डिस्कस करने जा रहे हैं. So इसमें क्या हुआ, ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम दिया हुआ है, हमें इसका स्टेडी स्टेट एरर निकालना है फॉर दिस इनपुट. ठीक है. तो अब क्या करेंगे, इसके लिए एक आपको टेबल याद करने की ज़रूरत है, जो कि टेबल ये है. काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है कंट्रोल सिस्टम के पर्पज़ के लिए. ये टेबल होता है क्या ये, कि ये टाइप 0 सिस्टम, टाइप 1 सिस्टम, टाइप 2 सिस्टम, और ये है स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट और पैराबोलिक इनपुट. ठीक है. अब मैं बताऊंगा आपको टाइप ऑफ सिस्टम क्या होता है. टाइप ऑफ सिस्टम का मतलब क्या हुआ, कि टाइप ऑफ सिस्टम की नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ पोल विच इज एट जीरो. ठीक है. जैसे कि 1/s+1 ये है, ये एस एक है, एस इक्वल टू जीरो, जीरो पर एक पोल अवेलेबल है, तो इसलिए टाइप 1. और ऑर्डर एक दो, दो ऑर्डर, एक जीरो अवेलेबल है. मतलब ऑर्डर का सिंपल मतलब क्या, कि नंबर ऑफ एस के कितने वैल्यूज है, एस को जीरो और -1, दो वैल्यूज हैं तो दो ऑर्डर हो गया. टाइप का मतलब क्या होगा, कि नंबर ऑफ जीरोस, मतलब कितने पोल्स की वैल्यू जो है वो जीरो के बराबर. जैसे ये 1/s है तो इसका टाइप 1 और ऑर्डर 1. ठीक है. 1/स्क्वायर टाइप 2, क्योंकि दो जीरो है ओरिजिन पे और दो पोल है ओरिजिन पे, दो पोल है ओरिजिन पे और ऑर्डर भी टू. इसी तरीके से ये देखिए, ये एग्जांपल सबसे ज़्यादा क्लियरिंग होगा, कि 1/स्क्वायर, 1/s+1 और 1+2 ये लिखा हुआ है. तो टू, टाइप 2 क्यों है इसका, टाइप 2 इसलिए क्योंकि दो पोल की जो वैल्यू है वो ओरिजिन पर है. इसी तरह से दो, और ये जो है वो अलग वैल्यूज पे है, तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ पोल्स कितने हो जाएंगे, दो, एक जीरो. ऐसे अगर यहाँ पे आप इसका रूट निकालो तो क्या हो जाएगा, जीरो, कॉमा -1, कॉमा -2. तो चार वैल्यूज, तो चार ऑर्डर. और टाइप 2 क्यों, क्योंकि दो जो है पोल की वैल्यू वो जीरो पर है. ठीक है. इस तरीके से ये भी टाइप 2 क्यों, क्योंकि दो जीरो की वैल्यू जो है, दो पोल की वैल्यू, दो पोल की वैल्यू, ये दो रूट्स, टू ऑफ इज रूट्स आर जीरो, वन ऑफ इट्स रूट्स आर जीरो, इसलिए वन. ठीक है. इस तरह से ये भी ऑर्डर का मतलब क्या हो, नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ पोल, सिंपल. यहाँ पर नंबर ऑफ पोल कितने हैं, दो, तीन, चार, तो चार. दो टाइप दो क्यों, क्योंकि दो पोल जीरो पर है. ठीक है. तो अब इस क्वेश्चन को इस तरीके से आपको समझना है. अब इस क्वेश्चन को अगर आप पूछेंगे यार इसका इसका ऑर्डर क्या है, इसका टाइप क्या है, टाइप क्या है इसका, टाइप इसका दो है. दो क्यों है, क्योंकि ये दो पोल की वैल्यू जो है वो जीरो है. और इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर तीन है, क्योंकि तीन ऑर्डर, तीन, थ्री वैल्यूज ऑफ पोल्स आर देयर, थ्री वैल्यूज ऑफ पोल्स आर देयर. ठीक है. अच्छा, ये हो गया कंसेप्ट टाइप और जीरो के कंसेप्ट में. अब दूसरी बात आती है आरटी. ये तो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स क्या होगा, आरटी अगर इनपुट ये दिया हुआ है तो इसका आप क्या निकालेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे. ठीक है. तो 1+2t दिया हुआ है ना. तो अब देखिए 1+2t दिया हुआ है, तो 1+ इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आप निकालेंगे तो ये 1/s आएगा, और दूसरा आएगा 2/s². ठीक है. इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको करना आता होगा, तो 2/s² आएगा. ठीक है. तो ये टाइप 1 सिस्टम हो गया, और ये टाइप 2 सिस्टम हो गया. ठीक है. आप ध्यान से जाके टेबल समझिए, टेबल में मैंने क्या लिखा है, कि भाई जब ये पहले बताओ सिस्टम कौन सा है, मेरा सिस्टम ये वाला जो है, ये सिस्टम टाइप 2 सिस्टम है ना. टाइप 2 सिस्टम है तो हम ये वाला देखेंगे. टाइप 2 सिस्टम क्यों है, क्योंकि दो पोल ओरिजिन पर है. ठीक. तो टाइप 2 सिस्टम हो गया. अब देखिए टाइप 2 सिस्टम के लिए स्टेप स्टेप इनपुट के लिए भी ये जीरो होता है, और रैंप इनपुट के लिए भी ये जीरो होता है. दोनों के लिए जीरो होता है. अगर कोई चीज़ दोनों के लिए जीरो होती है, ठीक है, तो अब ये देखिए हमारे पास इनपुट क्या है, एक हमारे पास स्टेप इनपुट है और एक रैंप इनपुट है. ठीक है. तो इनके लिए स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स की वैल्यू किसके बराबर, सॉरी स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर होगी. जीरो के बराबर क्यों होगी, क्योंकि हमारा जो इनपुट है वो एक स्टेप इनपुट है और दूसरा रैंप इनपुट है ना. तो चूंकि ये टाइप 2 सिस्टम है, टाइप 2 सिस्टम फॉर स्टेप रिस्पॉन्स इज जीरो, स्टेडी स्टेट एरर इज जीरो. टाइप 2 सिस्टम फॉर रैंप इनपुट स्टेडी स्टेट एरर इज जीरो. नॉन जीरो किसके लिए होता है, फॉर अ पैराबोलिक रिस्पॉन्स. ठीक है. जिसका टाइम डोमेन होता है t²/2 × ut. तो पैराबोलिक के लिए इसकी वैल्यू जो होगी वो नॉन मतलब फाइनाइट होगी, बाकी दोनों के लिए जीरो होगी. ठीक है. जीरो क्यों होगी, क्योंकि क्योंकि इसका जो लैप्लास, ये स्टेप इनपुट है और ये रैंप इनपुट है, दोनों के लिए ही जो है स्टेडी स्टेट एरर वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो जीरो होगा. ठीक है. ठीक. अब आता है क्वेश्चन नंबर 38. ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, और आपको एज अ रिजल्ट इसको याद रख लेना चाहिए, कि ये पावर अगर 4000 मतलब फ्लो हो रहा है जब स्टार कनेक्टेड है, क्या कितना करेक्ट होगा अगर डेल्टा कनेक्ट कर दिया जाए तो. ठीक है. तो इसके लिए आप सिंपल कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे. वो ये होगा कि देखो, आप पावर इज गिवन एज 3 टाइम्स वी फेज का होल स्क्वायर अपॉन आर. ठीक है.
वी फेज इक्वल्स टू ये देखो स्टार स्टार कनेक्शन की बात हो रही थी, ये फेज वोल्टेज है और ये लाइन वोल्टेज है ना। तो वी फेज इक्वल्स टू वी लाइन बाई रूट थ्री, पावर इक्वल टू थ्री टाइम्स, क्योंकि थ्री टाइम्स क्यों, क्योंकि तीन रेजिस्टेंस है और पर फेज निकाला जा रहा है। ये एक फेज का पावर, एक फेज का पावर क्या हुआ, वी फेज का होल स्क्वायर अपॉन आर, एक फेज में एक फेज का पावर, क्योंकि तीन फेज है तो थ्री टाइम्स। ठीक है, देखो थ्री टाइम्स वी फेज का वैल्यू वी लाइन का होल स्क्वायर अपॉन रूट थ्री का होल स्क्वायर जब तुम करोगे तो ये थ्री आ जाएगा और आर एज इट इज यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये हो गया, इसकी वैल्यू 4000 के बराबर होती है। अब ये क्या कह रहा है कि भाई ये हमारा डेल्टा में कनेक्टेड हो गया, डेल्टा में कनेक्टेड हो गया फॉर द सेम सप्लाई। अगर डेल्टा में कनेक्टेड हो गया सेम सप्लाई के लिए तो इस तरह का फिगर बनेगा, इस तरह का फिगर बनेगा। अच्छा डेल्टा के लिए क्या होगा, थ्री टाइम्स वी लाइन, डेल्टा में यार डेल्टा में बी फेज की वैल्यू बराबर होती है वी लाइन के, वी लाइन की वैल्यू वी फेज के बराबर नहीं होती है। मतलब कहना, मतलब इंटरव्यू में इस तरह से पूछा जाता है जनरली कि भाई डेल्टा के लिए क्या ज़्यादा मतलब कन्वीनियंट वे है तरीका बोलने का। तो कन्वीनियंट का ये है कि वी फेज की वैल्यू वी लाइन के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो डेल्टा के लिए भी ऐसे करोगे, पावर इक्वल टू वी फेज का होल स्क्वायर अपॉन आर, वी फेज वी लाइन जो है बराबर होता है डेल्टा में, तो वी लाइन का होल स्क्वायर अपॉन आर के बराबर करोगे तो वी लाइन का होल स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू जो है वो 4000 के बराबर है। तो थ्री टाइम्स 4000 इक्वल टू 12000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डेल्टा में बी फेज की वैल्यू बराबर होती है बी लाइन के। ठीक है, तो डेल्टा में आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, कि बी फेज की वैल्यू बराबर है बी लाइन के, इसलिए ये कंसेप्ट लग रहा है। ठीक है, और ये इंटरव्यू के लिए मैं बता रहा हूँ, इंटरव्यू में ऐसा पूछ लिया जाता है कि इंटरव्यू में क्या होता है कि यहाँ पे पर फेज वोल्टेज जो है इसका, ये तो इसका पहले पहले क्या लाइन वोल्टेज होगा। अब ये लाइन वोल्टेज की वैल्यू उसकी पर फेज में जा रही है, तो वी फेज इक्वल टू वी लाइन के बराबर होता है। वी लाइन पहले आता है, वी फेज आता है, मतलब वी लाइन की वैल्यू वी लाइन की वैल्यू बराबर होती है वी फेज की। ठीक है, तो डेल्टा में क्या करेंगे, पावर इक्वल टू थ्री टाइम्स वी फेज का होल स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ भी वैसे कंसेप्ट लगा रहे हैं, यहाँ भी वैसे कंसेप्ट लगा रहे हैं, लेकिन थ्री टाइम्स वी लाइन का होल स्क्वायर अपॉन आर, वी लाइन का होल स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू जो है वो 4000 के बराबर है, इसलिए इसका आंसर थ्री टाइम्स करेंगे तो 12000 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। ठीक, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 39। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या देखा है ना, मोस्टली लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को याद करते हैं, मतलब ऐसे उसको याद करते हैं कि भाई ये वाला ब्रिज है, इसका याद करो कि इसका इसके लिए आर का फॉर्मूला या सी का फॉर्मूला इस तरह से दिया जाता है। उसको याद कर कुछ भी नहीं करना है। ये क्या करना है, एक देखो इसकी वैल्यू आर एक्स करनी है जब ब्रिज बैलेंस हो। जब ब्रिज बैलेंस होती है तो इस डिटेक्टर में कोई भी करंट नहीं जाती है। तो जब ब्रिज बैलेंस होती है कोई करंट नहीं जाती है, तो ये कंसेप्ट लगता है इसमें भाई इसमें कोई करंट नहीं जा रही, तो इसको आप ओपन सर्किट कर दें। ठीक, अब देखो Z1 Z2 Z3 Z4। ठीक, जब भी बैलेंस, ये कंडीशन है किसके लिए, फॉर अ बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कोई भी चीज़ अगर बैलेंस है तो उसके लिए जो कंडीशन लगती है वो ये लगती है कि Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3। ठीक है, अच्छा अब आप देखें इस वाले क्वेश्चन में इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन है सी और आर का ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन सी और आर का अगर होता है तो ओवरऑल इंपेडेंस उसका इस तरह से दिया जाता है। ठीक है, और अगर सीरीज होता है आर एल एल तो उसका ओवरऑल इंपेडेंस इस तरह से दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब क्या करना है कि Z1 Z4 की वैल्यू बराबर होगी Z2 Z3 की। ठीक है, अच्छा तो अब Z1 की वैल्यू किसके बराबर है, Z1 की वैल्यू इसके कम्बिनेशन के बराबर है, मतलब कि ये वाला। ठीक है, और Z2 की वैल्यू Z4 की वैल्यू किसके बराबर है, Z4 का मतलब कुछ नहीं, Z4 का मतलब ये वाला 800 ओम वाला रेजिस्टर। ठीक है, तो हमने क्या किया, बस वही अप्लाई किया है, ये Z1 हो गया। ठीक है, ये Z4 हो गया, ये Z2 हो गया और ये Z3 हो गया। ठीक है, सिंपल, और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपल कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। फिर हमने क्या किया, इसको मतलब जो भी बेसिक कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, करने के बाद आपको क्या करना है, रियल पार्ट के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है और इमेजिनरी पार्ट के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। जैसे कि यहाँ देखें, यहाँ 150 स्क्वायर ना। अब एस स्क्वायर को क्या पुट करोगे तुम, एस स्क्वायर इक्वल टू जे का पुट करोगे ना, स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ी, हमने रियल बस एस का कोफिशिएंट ही कंपेयर किया, उससे हमारा आंसर आ गया। ये एस का एस ये भी है और एस ये पूरा है, देखो ना, इसका सब कोफिशिएंट तुम कंपेयर किया तो 50 प्लस आर की वैल्यू बराबर होगी 400 के। कैसे, रियल कोफिशिएंट को कंपेयर करने से मेरा अकाउंट। अब देखो Z2 200 के बराबर कैसे था, क्योंकि Z2 ये था, Z1 Z2 Z3 Z4। Z2 कितना 200, Z4 कितना 800। तो देखो Z4 कितना 800, Z2 कितना 200, तो बस। और Z1 के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये मैंने बताया कि भाई जब भी आर, जैसे कि ये Z1 के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर और एल सी, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर और सी लिखा हुआ है, तो इस तरीके से करोगे इक्विवेलेंट जेड रहेगा वो ये आएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन करोगे तो इस तरह से ये आएगा, तो वही यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ से तुम्हारा आर की वैल्यू आ जाएगा। क्या करना है, ये लिखने के बाद आपको सिंपल
या तो एज इक्वल टू जेमेगा पुट करो, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर होल स्क्वायर करोगे जब तो उसके बाद ये करने के बाद एस का कोफिशिएंट कंपेयर करो या इमेजिनरी और पार्ट या इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट कंपेयर कर लो, ठीक है। तो द ऑप्शन राइट ऑप्शन इज 3500, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कैसे बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर 40 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 40 करने के लिए आप क्या का वैल्यू ऑफ आर निकालनी है। तो इसके लिए मैं क्या क्या एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, कैसे निकालना है। देखो ये इसका सोल्यूशन है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो मैं पहले कंसेप्ट बता दूँ इससे पहले कि देखो भाई ये सर्किट है हमारा, तो ये तो आप पढ़ी होगी कि भाई इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा वो क्या होगा, 4 ओम 4/2 + 4 इंटू V3, ये हो जाएगा VA, ठीक है। क्या होगा इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज है वो निकाल रहे हैं, 4/2 + 4 इंटू V3। और किसी भी ओपैम में बाय वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट VA की वैल्यू बराबर होती है VB के, VA की वैल्यू बराबर होती है किसके, VB के बराबर होती है, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट कहते हैं इसको, ठीक है। तो हमने VA यहाँ से कैसे निकाला, वोल्टेज डिवीजन रूल से निकाला, ठीक है, 4/2 + 4 2 + 4 इंटू V3, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ठीक है। अब देखो ये होने के बाद ये होगा, तो देखो सबसे हमने क्या किया, VA निकाला, अब VA जो है इसके बराबर हो जाएगा वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से। उसके बाद हमने कुछ नहीं किया भाई, इसका ओपैम का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो इन्फिनिट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो करंट यहाँ जाएगी, यहाँ पर कोई करंट नहीं जाएगी, नो करंट, कोई करंट नहीं जाएगी। कोई करंट क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि ओपैम का इनपुट इम्पीडेंस इन्फिनिट होता है, ठीक है। तो जो भी करंट यहाँ से निकलेगी वो सीधे यहाँ होकर आउटपुट चली जाएगी, ठीक। अब इनपुट करंट यहाँ से देखोगे तो V1 माइनस VA/5 ओम, और यहाँ करंट निकालोगे, ये वाली करंट कैसे निकालोगे, ये वाली करंट भाई यहाँ का पोटेंशियल VA माइनस V2/10, ठीक। अब चूंकि इनपुट में कोई भी, इस ओपैम के इनपुट में कोई भी करंट नहीं जाएगी, इसीलिए हम ये कहेंगे कि भाई जो करंट यहाँ बह रही है वही करंट यहाँ बह रही होगी, ठीक। तो दोनों वाई को हमने बराबर कर दिया, बराबर कर दिया, तो यहाँ से हमारा ये रिलेशन बन गया। अब ये रिलेशन बन गया, ये रिलेशन से आपने बी ए को फिर हमने यहाँ पुट कर दिया, बी ए को फिर हमने इसी क्वेश्चन में पुट कर दिया, देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की गई है, ठीक है। ये देखो V3 के टर्म में, और इसका एक्सप्रेशन V2 और V1 के टर्म में था, तो सिंपल कंपेयर से जो है इसका कंपेयर किया गया, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को कंपेयर किया गया, जैसे V2 इक्वल टू ये दिया हुआ है V3 और V2 के टर्म में हमारा ये आया, लेकिन क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो हमने कंपेयर किया और जो है इसकी वैल्यू निकाला कि R की वैल्यू यहाँ से ये होगी, ठीक है। R विल बी 50 किलो ओम, ठीक। राइट आंसर इज 50 किलो ओम। आई सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कंसेप्ट ये था कि भाई देखो इसमें लगता है क्या, लगता है वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट कि बी ए इक्वल टू वी वी, पहला कंसेप्ट, और दूसरा कंसेप्ट जो होता है वो होता है वोल्टेज डिवीजन का, और तीसरा कंसेप्ट अगर आप समझे वो ये होता है कि भाई कोई भी ओपैम अगर आपके पास है, वो कोई भी ओपैम अगर है, करंट जैसे यहाँ पे आप ये भेज रहे हैं, ठीक है, कोई भी ओपैम अगर आपके पास है, कोई भी ओपैम अगर आपके पास है, यहाँ से अगर आप करंट भेज रहे हैं, कोई भी करंट, कोई भी करंट इसके अंदर ओपैम के अंदर नहीं जाएगा, ये करंट जो आई यहाँ पाएगा, यहाँ होते हुए ऐसे चला जाएगा आउटपुट में, अंदर कोई भी करंट नहीं जाएगा, कोई भी करंट अंदर नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका जो जेड इनपुट होता है किसी भी ओपैम का, और किसी भी ओपैम का वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो नो करंट, तो यही कंसेप्ट इसमें जो है अप्लाई किया गया है, ठीक है। तो आई बी सी क्लियर। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है, फिर दोनों करंट बराबर किया, एक्सप्रेशन लिखा गया V1 माइनस VA/5 ओम, और फिर ये VM माइनस V2/10 ओम, यहाँ से जो है दोनों वाई निकाल कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, सो अदर आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।